कहा गया कि कर्तव्य और सत्यानिष्ठा से हमें अपने लोगों की सेवा करनी है। मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मेरी अधिकारियों से बैठक हुई, उस समय इस प्रदेश का खर्चा चलाने के लिए भी हमारे पास बहुत कम पैसे बचे हुए थे। मैंने पूछा कि हमारे जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी और जो हमारा उनको पे कैसे दी जाएगी। उन्होंने कहा अब एक रास्ता बचा है। मैंने कहा वो रास्ता क्या है? उन्होंने कहा आपको कर्ज उठाना पड़ेगा। हमने कहा कि हम कर्ज उठाएंगे और हमने कर्जा उठाया और अपने सरकार को आगे बढ़ाने की कोशिश की। एक महीने बाद हमारे मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, जिसमें कर्नल धनीराम शांडिल जी थे, चंद्र कुमार जी थे, हर्षवर्धन जी थे, अनिरुद्ध सिंह जी थे, रोहित ठाकुर जी थे, विक्रमादित्य सिंह जी थे, सब लोग हम मंत्रिमंडल के सदस्य बैठे। उनके सामने प्रेजेंटेशन दी गई और हमने एक कड़ा फैसला किया। जो विधायकों को विधायक निधि मिलती थी, उस खर्चे को हमने रोक दिया। विधानसभा सेशन हुआ, कांग्रेस के विधायक भी कह रहे थे और सत्ता पक्ष के विधायक भी कह रहे थे कि हमारी विधायक निधि को बहाल करो। मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सभी लोगों ने, कांग्रेस के विधायकों ने हमारा साथ दिया और हमने उस किस्त को जारी नहीं किया। इसका यह मतलब नहीं था कि हम इस प्रकार की तकलीफ उन लोगों को देना चाहते थे। इसका मतलब ये था कि आने वाले समय में हमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन में रह के आगे बढ़ना है। और जब पहली मंत्रिमंडल की बैठक हुई, कोई नए अधिकारी नहीं थे, कोई नए फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी नहीं थे। मैं खुद सरकारी कर्मचारी का बेटा हूं। मैं जानता हूं कि किस प्रकार से उसका निर्वाह होता है। आज मेरी माताजी है, मेरी माताजी को पेंशन मिलती है क्योंकि मेरे पिताजी ने सरकारी नौकरी की। अब जब उसको पेंशन मिलती है तो पुराने टाइम में यहाँ आगे एक जेब होती है बुजुर्गों के, वहां से वो अपना छोटा सा पर्स निकाल के हमें पैसे देती है। वो भाव ये प्रदर्शित करता था कि ये अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी जी रही है। इसलिए इन सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देना बहुत जरूरी है। और हमने फैसला कर लिया और पहली कैबिनेट में हमने अपने सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिखी है, कोई स्कूल बनता है, कोई सड़क बनती है, कोई विकास का काम होता है, सरकारी कर्मचारी और अधिकारी की कलम से होकर ही गुजरता है। और उसको हमने पहले ही कैबिनेट में पेंशन दी। पेंशन देने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता फिर बोलते रहे कि ये पेंशन लागू नहीं होगी, लेकिन मैं विचार करता रहा कि इसको एक एक अक्षर 1975 की पेंशन के हिसाब से होना चाहिए। हम रात के 12 बजे तक इस प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, अपने कंधों पर खड़ा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और जब मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बताया कि आप जो मार्च की जो अंशदान है, जो एनपीए का अंशदान है 1790 करोड़, अगर ये मार्च का आप अंशदान देते हैं तो हमें कर्ज की लिमिट 1790 करोड़ और मिल जाएगी। मैंने कहा आप मार्च का भी अंशदान दीजिए, लेकिन नए फाइनेंशियल ईयर से उनका अंशदान बिल्कुल बंद कर देना पड़ेगा।
अप्रैल आया और हमने वो अंशदान बंद कर दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, हमें 1790 करोड़ मिलने चाहिए थे, क्योंकि हमने 31 मार्च तक आपका अंशदान केंद्र सरकार के प्रेडा के पास, DRDA के पास जमा करवाया है, लेकिन वो हमें अंशदान देने से मुकर गए। पिछले कल, इसका ये मतलब नहीं है कि हम चुनौतियों का सामना करने से पीछे हटेंगे। अगर आप लोगों का साथ होगा तो इन चुनौतियों का सामना करने से हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की सरकार कभी भी पीछे नहीं हटेगी। पिछले कल नीति आयोग की बैठक हुई। मैंने अधिकारियों से कहा, उन्होंने कहा कि नीति आयोग की बैठक में कुछ इस प्रकार के मुद्दे नहीं उठाए जाते हैं। मैंने कहा, दर्द हमारे पर हम पर है, दर्द हमारे सीने में है, हम मुद्दे नहीं उठाएंगे। मैंने नीति आयोग की बैठक में मुद्दा उठाया 9,245 करोड़ रुपया, जिसमें सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का अंशदान है, 14% सरकार का अंशदान है, वो हमारा अंशदान हमें वापिस कीजिए। मैंने ये मुद्दा उठाया। और आपको मैं ये कहना चाहता हूं, कल मेरी इस मामले में, आज मैं जा रहा हूं, कल इस मामले में मैं देश की वित्त मंत्री से मिलने जा रहा हूं। हम भीख नहीं मांग रहे, हम अधिकार मांग रहे हैं जो आपने वहां सरकार के पास जमा करवा रखा है। उस हकदार के सही हकदार आप लोग हैं। उस हकदार की लड़ाई के लिए आप सबको तैयार रहना पड़ेगा। मैं आपका सेनापति हूं, आप हमारी सेना है। अगर हम लड़ेंगे तो हम जरूर ये हक लेकर रहेंगे। आप लड़ेंगे, ये हक हम जरूर लेकर लड़ेंगे। यही बात नहीं है, यही बात नहीं है, ये तो हक की बात थी। प्रदेश कभी कर्जे के सहारे नहीं चल सकता, परिवार कभी कर्जे के सहारे नहीं चल सकता। अगर आपके परिवार में 100 रुपए की आय होती है और आप 150 रुपया खर्च करते हैं, आप देखिए, आप दिन प्रतिदिन कर्जे के नीचे दबते जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि आपकी सारी संपत्ति भी बिकने को तैयार हो जाएगी। वही हाल हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश की प्रत्येक जनता पर तकरीबन 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ा हुआ है। जब कोई मुझसे बात करता है, हम कोई अपनी जनता को तंग नहीं करना चाहते। और प्रत्येक हिमाचल वासी, आज हमारी जनसंख्या 75 लाख के करीब हो चुकी है, प्रत्येक हिमाचल वासी, इस सभागार में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति जो है, उस पर 92,840 रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम सरकार में आए हैं, विलासिता की जिंदगी जिए, 5 साल बाद हमारा बदलाव आए, दूसरी सरकार आ जाए। अगर हम इस सोच से काम करेंगे तो हम आने वाले जो हमारे युवा पीढ़ी है, उनको भविष्य में कर्ज देकर जाएंगे। हमने ठानी है, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आने वाले 4 सालों में, मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, आप सारे सरकारी कर्मचारी अधिकारी होंगे, आप देख रहे होंगे कि नीतियों में परिवर्तन किया जा रहा है, फैसले किए जा रहे हैं, जनता के हित में फैसले किए जा रहे हैं। और हम इस मंच के माध्यम से भी कहना चाहते हैं, हमारे सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों ने ये कहा है कि हम दिन रात मेहनत करेंगे और हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 4 साल बाद पटड़ी पर लाएंगे। और यही नहीं है, इस दिशा में हमने कदम बढ़ा दिए हैं। हमारा बजट इस दिशा की ओर बढ़ता हुआ कदम है। 4 साल बाद जब हम इस अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाएंगे, 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे अमीर और समृद्धशाली राज्य होगा। अगर कोई इस मंच से कह रहा है तो वो नीतियों पर काम कर रहा है। हमने देखा हमारे पास है क्या,
हमारी इंडस्ट्री यहाँ लग नहीं सकती। इंडस्ट्री लगी है पंजाब के बॉर्डर पर, तो हमारे पास है क्या? सोच विचार किया गया। सोच विचार करने के बाद ये पाया गया कि हमारे पास सबसे अच्छा हमारी जलवायु है। हमारी जलवायु है और हमारे पास प्राकृतिक सौंदर्य है, हमारे पास पानी है। अगर हम इसका दोहन आराम से कर ले जाए तो भी हम 10 साल में हिमाचल प्रदेश के सब नागरिकों को अच्छी जिंदगी जीवन जीने का और आगे बढ़ेंगे। और हमने ये किया। हमने देखा कि हम किस चीजों में पैसा लगा रहे हैं, जो प्रोडक्टिविटी है ही नहीं उनमें पैसा लगा रहे हैं। और हमने फैसला किया कि जो हमारी बहता हुआ पानी है, यह बहता हुआ पानी बहता हुआ सोना है। इस बहते हुए पानी से जिन पावर प्रोजेक्ट्स की जो पावर प्रोजेक्ट्स फ्री हो चुके हैं, जिनका पे बैक यानी कि जिनका लोन पूरा हो चुका है, वो सिर्फ हमें 12% मुफ्त बिजली देते हैं। हमने कहा 12% आप मुफ्त बिजली देते हो और जब फ्री हो जाएगा तो 88% आप फायदा उठाते हो। आप हमें हमारा हक दीजिए। आप तकरीबन 30% इन पावर प्रोजेक्टों से जो बिजली मुफ्त में मिलती है हमें मिलनी चाहिए। फिर हमने देखा हमारे पावर प्रोजेक्ट जो सरकार बना रही है वो 7-7, 8-8 साल लग रहे हैं। हमने पूछा कि हम बिजली पर कितना खर्चा करते हैं, तो पता लगा कि अक्टूबर में जो आप बिजली लेते हैं, अक्टूबर से मार्च में सरकार दूसरे राज्यों से बिजली खरीदती है 7 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। कितने के हिसाब से? 7 रुपए। और तकरीबन 1400 करोड़ रुपया उस पर हम खर्च कर जाते हैं। हमने कहा नहीं, हम अपने प्रोजेक्ट को जल्दी पूरा कराएंगे और जो 1400 करोड़ रुपया हमारा बिजली खरीदने में खर्च होता है उसको हम खर्च होने नहीं देंगे, अपनी जनता के कल्याण के लिए लगाएंगे। हमने योजनाएं बनाई और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आने वाले 2 वर्ष में आप देखेंगे कि बिजली जो हम खरीदते हैं सर्दी के मौसम में, उस मौसम में हम बिजली उनसे नहीं खरीदेंगे और इस प्रकार हम आगे बचत करके आगे बढ़ेंगे। जो प्रोजेक्टों में अधिकारी कभी नहीं जाया करते थे, अभी पिछले दिनों ही हमने कहा चीफ सेक्रेटरी साहब से, सेक्रेटरी पावर से, आप जाइए और देख के आइए कि जो सरकार पावर प्रोजेक्ट लगा रही है, जो हमने 10% ब्याज पर पैसा उठाकर लिया है, उसमें देखिए कितना काम हुआ। पिछले कल हमारे अधिकारी गए, उन्होंने हमें रिपोर्ट सबमिट की। मैं खुद डे टू डे मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पर देख रहा हूँ, क्योंकि अगर 1 साल भी कोई प्रोजेक्ट डिले हो जाता है तो हमें 1500 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। इसलिए उस नुकसान नहीं होने देना, इसलिए उसको जल्दी करना है। इसीलिए मैं सभी सरकारी कर्मचारी अधिकारियों से ये चाहता हूं कि हमें जल्दी से जल्दी अपने काम को करना है ताकि हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बन सके। हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में आगे बढ़ा जाए। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो हमारी आय को दुगना कर सकता है और इसमें हम काम कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों देखा कि हमें नए आयाम स्थापित करने के लिए धन की जरूरत है। हमने बजट में उसका प्रावधान किया। हमने देखा HRTC को हर साल हर महीने 67 करोड़ रुपया ग्रांट देनी पड़ती है। जो वो कमाते हैं वो भी खर्चा हो जाता है। वो मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई और हमने फैसला किया कि हम आने वाले पूरे HRTC के फ्लीट को 700 करोड़ रुपया जो सरकार की तरफ से जो आपके धन का उनको उपलब्ध करवाया जाता है और जो वो कमाई करते हैं उसको भी इसी में खर्च करते हैं। हम पूरे फ्लीट को इलेक्ट्रिकल बस में तब्दील करेंगे और 3 सालों में HRTC को पूरे इलेक्ट्रिकल फ्लीट में हम तब्दील करेंगे। ये नीतियां हैं, इस दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। हमने देखा कि समाज की अंतिम व्यक्ति में कौन व्यक्ति होता है? अनाथ बच्चा होता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं जैसे कि निवास था, सचिवालय में जाना पड़ता था,
अधिकारी कर्मचारी आपका स्वागत करते थे। मैं मुख्यमंत्री की शपथ बनने के बाद सबसे पहले बालिका आश्रम गया। वहां मैंने क्या देखा? उन बेटियों को देखा, उन बालिकाओं को देखा जो अपनी माता को खो चुकी है, जो अपने पिता को खो चुकी है, लेकिन आज सरकार से हमने उनसे सीखा और हिंदुस्तान का हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना जिन्होंने उन्हें कानूनी अधिकार दिया। सरकार ही माता, सरकार ही पिता, उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। इन बच्चों का हमने दिया। क्यों दिया? क्या है ये जब बच्ची 18 साल की उम्र पार कर जाती है तो उसकी एडमिशन कहाँ होगी? उसमें कौन से स्कूल में जाएगी, कौन से में आएगी? हमने कहा अगर कोई बेटी या बेटा जो अपनी माता को खो चुका है, जो अपने पिता को खो चुका है, उसको अगर वो MBBS में भी सिलेक्ट होती है, पॉलिटेक्निकल में भी सिलेक्ट होती है या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी सिलेक्ट होती है, सरकार उसकी पूरी फीस का खर्चा देगी, उसके पूरे हॉस्टल का खर्चा देगी। चाहे वो रिश्तेदारों के पास रह रहा है, चाहे अनाथ आश्रम में रह रहा है, सारा खर्चा सरकार देगी। सरकार हॉस्टल का खर्चा दे रही है, पढ़ाई का खर्चा दे रही है, लेकिन उसकी पॉकेट मनी का खर्चा कैसे होगा? वो क्यों किसी की तरफ झांके? उसका भाव क्या है मन में? हमने जेब खर्चा भी उसको 4,000 रुपया प्रति माह के हिसाब से देने का वादा किया, चाहे वो PhD करे चाहे कुछ करे, लेकिन ये सारा धन हम योजनाबद्ध तरीके से लगा रहे हैं। बहुत काम करने की जरूरत है। यही नहीं, जिस तरह हम अपने बच्चों को घुमाने ले जाते हैं कि चलो जी सर्दियों में हम घूमने जा रहे हैं या कहीं और घूमने जा रहे हैं, हमने कहा इन बच्चों को भी ये अधिकार है कि साल में एक बार 10 या 15 दिन हिंदुस्तान के किसी भी कोने में घूमने के लिए सरकार बाई एयर सुविधा उपलब्ध करवाएगी और 3 स्टार होटल में रहने की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। ये क्यों? क्योंकि उन बच्चों को ये ना लगे कि कोई उनके माता पिता अगर इस दुनिया में नहीं रहा, तो हमने कहा ये सरकार उनके माता पिता की तरह उनका ख्याल रखेगी। हमने तकरीबन 1.5 लाख रुपया जो विधवाएं हैं, जो बेचारी आर्थिक तंगी के कारण अपना घर नहीं बना सकती, हमने उनको इस बजट में 1.5 लाख रुपया अपना घर बनाने के लिए उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया है। पानी का कनेक्शन फ्री में उपलब्ध करवाने का हमने प्रावधान किया है। बिजली का कनेक्शन फ्री में उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया है। ये बात मैं क्यों आपको बता रहा हूँ? क्योंकि सरकार का ये दायित्व होता है कि वो सरकार समाज के उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। जिस तरह सरकारी कर्मचारियों को हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी, उसी तरह हमने दूसरी गारंटी में कहा कि 2,31,000 हमारी महिलाएं हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रहती है। 461 करोड़ रुपए का खर्च कर उन 2,31,000 महिलाओं को हम 1,500 रुपया पेंशन देने का प्रथम चरण में शुभारंभ करने जा रहे हैं। 75 साल में कोई मुख्यमंत्री स्पीति वैली में नहीं गया। मेरे मन में विचार आया, मैं स्पीति वैली में गया। मैंने देखा कि इतनी सुंदर वैली है, और जब मैंने महिलाओं की हालत देखी, नंदरीज जो वहाँ बौद्ध भिक्षुणी है उनकी हालत देखी, मैंने 15 अगस्त को ये दूसरे चरण में ये कहा कि दूसरे चरण में जो महिला 18 साल की उम्र पार कर जाएगी और जब तक उसके शरीर में प्राण है, उसको हम साल का 18,000 रुपया, प्रति माह 1,500 रुपया देने की घोषणा हमने दूसरे चरण में स्पीति वैली की महिलाओं को कर दी है। ये सरकार की कटिबद्धता है, ये सरकार का निश्चय है। हमने कई बार कहा है कि हम सत्ता में विलासिता की जिंदगी जीने के लिए नहीं आए हैं। हम सत्ता में व्यवस्था परिवर्तन करने के आए हैं, ऐसी व्यवस्था जहां आम परिवार के आदमी गौरव से कह सके कि मैं इस सरकार का हिस्सा हूं। हम उस व्यवस्था में विश्वास करते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, ओल्ड पेंशन हमने हमारी कमिटमेंट है, और भी जो कारपोरेशन बच गई है
समय के अनुसार उनको भी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाया जाएगा। क्योंकि मैं इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक लड़ाई आपको मेरे साथ लड़नी पड़ेगी। उस लड़ाई के लिए अगर हमें दिल्ली में कूच करना पड़े, जैसे कि मुकेश अग्निहोत्री जी ने कहा कि हमारा जो अधिकार है 9,242 करोड़ रुपए जो आपके 10% के अंशदान के रूप में है, 14% के अंशदान के रूप में सरकार के है, उसके लिए हमारी लड़ाई, हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और उस लड़ाई के लिए क्या आप सब लोग तैयार हैं कि नहीं है? पक्का तैयार है? हमें यहां से कूच भी करना पड़ सकता है, सरकार आपके साथ चलेगी। कहीं खिसक ना जाना, क्योंकि आप सोचे कि हमें ये लड़ाई अकेले नहीं लड़नी है। मैं तो कल भी आपकी बात करने जा रहा हूं और हम इस लड़ाई को जीतेंगे। अगर ये लड़ाई हमने जीतेंगे, ये लड़ाई पर आपके सारे ही जीतेंगे। और मेरा ये मानना है, हमें ओपीएस देना कोई राजनीतिक लाभ के लिए फैसला नहीं किया। हमने ओपीएस आपके बुढ़ापे में जो अंधकार था उसको उजाले में बदलने का कार्य किया है। मैं जानता हूं कि जब इकट्ठा पैसा मिल जाए, 1 करोड़ मिल जाए, 50 लाख मिल जाए, घर में मोह इतना होता है, आप गाड़ी खरीद लेंगे, बड़ा घर खरीद लेंगे, और जैसे जैसे उम्र ढलती जाती है आपकी जेब में पैसा नहीं रहता है। ओपीएस अश्योर्ड इनकम है कि आपको इतना पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इस अश्योर्ड इनकम को जब तक आपके जीवन में सांस है, हमारी सरकार ने पूरा किया है। तो मैं इस बात के साथ कि आपके साथ कांग्रेस की सरकार खड़ी है, अगली लड़ाई लंबी है, आर्थिक तंगी और बदहाली के दौर से हम गुजर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस लड़ाई में हमारा कंधे से कंधा मिलाकर साथ दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका सेनापति हूं, आप हमारी सेना है, आप साथ देंगे। जय हिंद, जय